सबसे पहला सवाल देखेंगे, भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की आयु निर्धारित की गई है। हमारा जो भारत का किशोर न्याय अधिनियम है उसने बचपन की आयु क्या निर्धारित की है? जन्म से 8 वर्ष पहला ऑप्शन है, दूसरा है कि 14 वर्ष से कम आयु, तीसरा है 6 से 14 वर्ष और चौथा है 18 वर्ष से कम आयु। तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? जल्दी जल्दी आप जवाब दें। तो पहले सवाल का सही जवाब है 14 वर्ष से कम आयु। भारत के किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की आयु 14 वर्ष से कम यहाँ पे निर्धारित की गई है। आप यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित भी देखते चलेंगे कि 14 वर्ष से कम आयु को भारत के न्याय अधिनियम के अनुसार बचपन की आयु माना गया है। इसके अलावा बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 के अनुसार भी बचपन की आयु को 14 वर्ष से कम माना गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इसको नोट करते चलेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। शुरुआत में 21 वर्ष मतदान की आयु थी, तो आपको बताना है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा इसे 21 से घटा करके 18 वर्ष किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां संविधान संशोधन 1976, 86वां संविधान संशोधन 2002 और 61वां संविधान संशोधन 1988। कौन सा सही ऑप्शन है? आप इसका जवाब दें। आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारे F1 के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं, F2 के ऊपर क्लासेस आ चुके हैं। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं तो DLED के क्लासेस आ चुके हैं शिक्षक शिक्षा चैनल पे। तो शिक्षक शिक्षा चैनल पे आप जा कर के हमारे इन क्लासेस को देख सकते हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके। और यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर साथ ही डिटेल एनालिसिस को डिस्कस करते चलेंगे, तो बने रहेंगे हमारे साथ। और यहाँ पे अब इस प्रश्न के आंसर का डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। 61वां संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। तो अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और हमारा अगला सवाल है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? बहुत ही आसान सा सवाल, आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं उनको RTE एक्ट के तहत मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। तो 6 से 14 वर्ष यहाँ पे सही ऑप्शन है। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है, जापान में बच्चे को क्या कहा जाता है? ये आपके DLED के बुक से सवाल उठाया गया है कि जापान में बच्चे को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस है अक्का-चान, बेबी, इन्फेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है अक्का-चान। और अक्का-चान क्यों कहा जाता है आप यहाँ पे हमारे डिटेल एनालिसिस में देख सकते हैं। जापान में बच्चों को अक्का-चान कहा जाता है क्योंकि जन्म के समय बच्चे की त्वचा जो होती है वो लाल होती है और अक्का का अर्थ होता है लाल, चान का अर्थ होता है बच्चा, तो अक्का-चान। ठीक है, आगे बात समझ में। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। अगला सवाल है, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है तथा उस परिवेश का एक मान्य, सहयोगी और क्षमतावान सदस्य बन जाता है। यह कथन किसका है? किस विचारक ने इस कथन को प्रस्तुत किया है? स्किनर, हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, क्रो एवं क्रो। तो ये सब जो कथन दिए हुए रहेंगे तो ये कथन आपको ओरिजिनल बुक में ही मिलेगा, वहाँ पे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे इस कथन का सही आंसर है जेम्स ड्रेवर। यह जेम्स ड्रेवर का कथन है। और अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, मोरलैंड और लेविन के समाजीकरण की प्रक्रिया के 5 चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मोरलैंड और लेविन ने समाजीकरण की प्रक्रिया के 5 चरण बतलाए और ये 5 चरण यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन ये व्यवस्थित क्रम में नहीं है। आपको इनको व्यवस्थित क्रम में सजाना है कि कौन कौन सा क्रम सबसे पहले आया, तो इस प्रकार से आपको सजाना है। अनुस्मरण, समाजीकरण, अनुरक्षण, अन्वेषण और पुनः समाजीकरण, ये 5 चरण हैं। इन 5 चरणों को आपको अरेंज करना है। तो किस प्रकार से सही अरेंजमेंट होगा आइए इसकी ओर चर्चा करते हैं। तो सही अरेंजमेंट है ऑप्शन नंबर 2 DBCEA। सबसे पहले अन्वेषण आता है,
ठीक है। समाजीकरण का जो सबसे पहला चरण है वो अन्वेषण है। इसके बाद दूसरा चरण है समाजीकरण, तीसरा अनुरक्षण, चौथा पुनः समाजीकरण और पांचवा जो है वो अनुस्मरण है। तो इस प्रकार से मोरलैंड और लेविन के 5 चरण बताए गए हैं। अगला सवाल है कि समाजीकरण का अर्थ क्या है। बहुत ही साधारण सा सवाल है ये। सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, सामाजिक विविधता को समझना। तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से सबसे सटीक सबसे सही आंसर है दूसरा, समाज में समायोजित होना। यही समाजीकरण का अर्थ होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है और उनमें एक साथ क्षमता का विकास करता है। निम्न विचारकों में यह कथन किसका है। एक बार फिर से कथन वाला सवाल आ गया और ये कथन वाला सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या में डाल सकता है यदि सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के एग्ज़ाम के अंदर। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल बुक पढ़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, किम्बल यंग, रॉस, अरस्तु, वाइगोत्स्की। तो यहाँ पे सही आंसर दूसरा है रॉस ने यह बात कही है कि समाजीकरण सहयोग करने वाले व्यक्तियों में हम भावना का विकास करता है। अगला सवाल देखेंगे कि समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। दूसरा है कि समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। तीसरा है कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता है। चौथा है समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रह करके नहीं। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में असत्य है अर्थात गलत है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा क्योंकि तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है कि पालने के तरीकों का प्रभाव बच्चे के समाजीकरण पर नहीं पड़ता। ये कथन गलत है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पालने के तरीकों का समाजीकरण के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से बच्चों का पालन पोषण होगा, जिस प्रकार का परिवेश बच्चों को दिया जाएगा, उसका सीधे प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है बच्चों के समाजीकरण के ऊपर। तो ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। किसी बालक के समाजीकरण में धर्म का क्या महत्व है। आदर्शों में, अनुकरण में, संस्कार में। ये 3 ABC तर्क दिए गए हैं और ऑप्शंस हैं A और B, B और C, A और C, इन सभी में। तो बालक के समाजीकरण में धर्म का महत्व इन सभी तर्क में है, आदर्शों में भी है, अनुकरण में भी है, संस्कार में भी है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। आइए अगले सवाल को देखते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में उन खाली स्थान यहाँ पे है प्राप्त किया जाता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। मानकों, मूल्यों, विश्वासों, ये सभी। तो ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है, आप सभी को पता चल गया होगा कि ये सभी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा क्योंकि उन समाजीकरण की प्रक्रिया में मानकों, मूल्यों, विश्वासों को प्राप्त किया जाता है। ठीक, आइए अब अगला सवाल देख लें। इस समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं। परिवार एवं पड़ोस, गांव एवं शहर, देश एवं राजनीति, परिवहन एवं संचार माध्यम। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण का मतलब होता है कि जब बच्चा बड़ों को देख करके उनका अनुकरण करता है, उनका नकल करता है, तो उसे ही अनुकरण कहा जाता है। तो अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए परिवार एवं पड़ोस आवश्यक तत्व हैं क्योंकि बच्चा सबसे पहले इन्हीं के संपर्क में आता है और बच्चा सबसे पहले इन्हीं से सारी चीज़ों को सीखता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से कौन सा कदम उठाएंगे। यहाँ पे 3 कदम दिए गए हैं। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, दूसरा है कि बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, तीसरा है कि बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। इन 3 में से कौन कौन से कथन के साथ आप जाते हैं। केवल B और C, A और C, ये सभी। तो इसका सही आंसर ये सभी है। ये तीनों ही चरण जो है वो जरूरी हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है।
यह कथन किसका है। एक बार फिर से कथन वाला सवाल आ गया, और कथन वाला सवाल तो बिल्कुल अलग हट के रहता है। यदि आपने पढ़ा नहीं है तो फिर आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल होते हैं, जितने भी कथन वाला किसने कहा है ना, तो ये फैक्चुअल सवाल होते हैं, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, हैरी एम जॉनसन, हरलॉक, हविंगहर्स्ट एवं न्यूगार्टन, क्रो एवं क्रो। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है कि समाजीकरण अधिगम की एक प्रक्रिया है जो अध्येता को सामाजिक भूमिकाओं के निर्वहन के योग्य बनाती है। यह कथन हैरी एम जॉनसन का है। किसका है? हैरी एम जॉनसन का। अगला सवाल देख लें, बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? बालक में समाजीकरण कब शुरू हो जाता है? जन्म से 3 साल बाद, जन्म से किशोरावस्था में, वयस्क होने के बाद। तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही ऑप्शन है? आप लोगों को ये सवाल अपेक्षाकृत आसान लगा होगा कि बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। यहाँ पे जन्म से सही ऑप्शन है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय से उसके समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके आसपास के जो लोग हैं उनमें समाजीकरण की भावना भरना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल देख लें, समाजीकरण के किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? अर्थात बच्चों में जिज्ञासा कूट कूट करके भरी होती है। किस अवस्था में? शैशव काल में, किशोरावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में। तो यहाँ पे कौन सा सही ऑप्शन है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। शैशव काल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इसमें से तीसरा ऑप्शन सही है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा तेज होती है। बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति काफ़ी उच्च होती है। बच्चे बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात करें तो 3 वर्ष से या 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु को प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। तो इस दौरान जो बच्चे होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछते हैं, और इनके सवाल ऐसे ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब बड़ों के पास नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था है। चलिए अगला सवाल देख लें, इस समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? शैशव काल, किशोरावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? समाजीकरण की किस अवस्था में बालकों में समकक्ष मित्रों एवं समूहों के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति का विकास होता है? तो ये सही ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, किशोरावस्था। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक जो है वो आपस में काफ़ी मित्र बनाते हैं, उनकी मित्र मंडली बड़ी होती है और समूहों के साथ समायोजन की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है किशोरावस्था में। अगला सवाल देख लें कि सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है, किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, व्यक्ति के पूरे जीवन में। कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा बताएं। तो सबसे गहन और जटिल, सबसे गहन और जटिल का मतलब है कि इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत तरह के ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसको संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, और ये अवस्था होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बिल्कुल बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, और शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो दिमागी परिवर्तन, दिमाग के ऊपर भी, उसके मानसिक परिवर्तन के ऊपर भी प्रभाव डालता है। आप देखेंगे कि जब बच्चे जब किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो उनमें जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो उनके मानसिक विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और इस अवस्था को आंधी एवं तूफान की अवस्था भी कहा गया है। और इसी अवस्था में बच्चों को संभालना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि उनके जो मन में भावनाओं का जो सैलाब उमड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। साथ ही यौन हार्मोन का भी स्राव होता है, जिससे शुरुआती दौर में संभाल पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और इसीलिए इसको गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था कहा गया है। अगला सवाल देख लें, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये किन चीज़ों में सहायता करती है? दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्य द्वंद्व, आक्रामकता। तो बच्चे जब सामूहिक गतिविधि में शामिल होंगे तो निश्चित रूप से उनमें सामाजिकता की भावना का विकास होगा। तो यहाँ पे समाजीकरण सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल देख लें कि समाजीकरण में बच्चों के
डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। अर्थात जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बच्चों में हम कौन कौन सी चीज़ों को निर्देशित करेंगे एवं उनकी प्रवृत्तियों को अनुशासित करेंगे। पहला ऑप्शन है व्यवहार। यहाँ पे व्यवहार अगर सही भरा जाए तो देखें कि समाजीकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना बिल्कुल सटीक हो रहा है, और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। पहला ऑप्शन ही हमारा यहाँ पे सटीक है और यही सही ऑप्शन है। बाकी के ऑप्शन भी देख लें, व्यवहार और सही व्यवहारिक। तो सही व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित क्यों किया जाए? जब व्यवहार सही ही है तो फिर उनसे अनुशासित करने की ज़रूरत नहीं है। अनुशासित करने की ज़रूरत पड़ेगी गलत व्यवहार को। और यहाँ पे बुद्धि सही, बौद्धिक, मन सही, मानसिक, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? और आप सभी शिक्षक हैं, जवाब दें। उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। तो समाजीकरण में शिक्षक की भूमिका होती है कि उनका बौद्धिक विकास करना। हम स्कूल में जाकर के बच्चों का बौद्धिक विकास करते हैं, है ना कि उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा देते हैं। सांप्रदायिक शिक्षा का मतलब हो गया धर्म और संप्रदाय की शिक्षा देना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में बताना। तो हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम उन्हें बौद्धिक विकास उनका करते हैं। गृह कार्य केवल नहीं देते हैं, गृह कार्य जो है वो बौद्धिक विकास के अंदर ही समाहित है। उनके आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना, आर्थिक प्रयोग में सहयोग हम नहीं करते हैं। हाँ, हम उन्हें आर्थिक धनोपार्जन करने योग्य बनाते हैं, तो वो बौद्धिक विकास सही ऑप्शन में आता है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही यहाँ पे। अगला है, अपनी कक्षा के बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए? सहानुभूतिपूर्ण किंतु कठोर। कुछ शिक्षक होंगे जो कहेंगे कि ये सही ऑप्शन है, सहानुभूतिपूर्ण भी होना चाहिए और कठोर भी होना चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो कुछ डर करके रहें, सहम करके रहें। दूसरा ऑप्शन है कि स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल स्नेहमयी वातावरण होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हमारा होना चाहिए। और यही सही ऑप्शन है, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि जब स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हम बच्चों से करते हैं तो बच्चे हमें अपना समझते हैं, बच्चों में अपनत्व की भावना उत्पन्न होती है और वे चीज़ों को सही तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। निम्न में से क्या बच्चों के समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है? खेल कूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है कि खेल कूद समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि खेल कूद में सामूहिक गतिविधियाँ होती हैं, टीम भावना होती है, बच्चे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो खेल कूद समाजीकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है। चलिए अगला सवाल देख लें। निम्न में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है? तो ये भी फैक्चुअल सवाल है। दुर्खिम, मीड, लेमार्क, कूले। तो इसका सही ऑप्शन है मीड। मार्गरेट मीड ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया है। ठीक, चलिए अगला सवाल देख लें। प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत के तहत यह किसका मत है? ये जो मत दिया गया है, ये विचार दिया गया है, यह किस विचारक ने दिया है? किम्बल यंग, दुर्खिम, डार्विन, रॉस। तो प्रत्येक समाज में अपनी विचारधारा, मूल्य, भाव, विश्वास, आदर्श तथा संस्कार जीवित अवस्था में होते हैं। यह सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है और इसके प्रतिपादक इमाइल दुर्खिम हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे दुर्खिम ने इस सिद्धांत को दिया है। एक अगला सवाल देख लें। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन वह विद्यालय में काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब सारी बातें करें। कृतिका को अपना घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इन चार ऑप्शन में चौथा ऑप्शन सही है
कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन विद्यालय में बात करती है। क्यों बात करती है? क्योंकि विद्यालय में उसकी बातों को महत्व दिया जाता है, और जब बच्चों की बातों का महत्व दिया जाएगा तभी वे बात करेंगे, अन्यथा बात नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? और ये सवाल पहले भी आ चुका है, आप लोगों को पता ही है। इसका आसान सा जवाब है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, और काफ़ी आसान सा सवाल यहाँ पे था। समाजीकरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? वंशानुक्रम, परिवार, विद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं। समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। आप जब बुक्स को पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड किया हुआ है, उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कारक नहीं है। वंशानुक्रम, परिवार, विद्यालय। तो देखिए तीनों ही समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, परिवार तो प्रभावित करता ही है, और विद्यालय समाजीकरण को प्रभावित करने वाला द्वितीय कारक है। तो ये यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला सवाल देख लें। इनमें से कौन समाजीकरण का द्वितीय कारक नहीं है? विद्यालय, परिवार, पड़ोस, समुदाय। और ये 4 ऑप्शंस में आपको चुनना है कि ए एवं बी, केवल सी, केवल बी, ए, सी एवं डी, कौन सा सही है। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि समाजीकरण को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक होते हैं। पहला होता है प्राथमिक कारक, जिसे प्रत्यक्ष कारक भी कहते हैं। प्राथमिक या प्रत्यक्ष कारक, ठीक है। तो प्राथमिक या प्रत्यक्ष कारक वे कारक होते हैं जो बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और बच्चा सबसे पहले, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म कहाँ होता है? बच्चे का जन्म जब होता है और उसका विकास जो होता है वो उसके परिवार के अंदर होता है। तो परिवार के अंदर उसके माता पिता, उसके दादा दादी, घर के जो अन्य निकटतम सदस्य हैं उनका प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। और ये जो परिवार का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा है यही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। उसके बाद वह अपने मित्र मंडली बनाता है, दोस्तों के साथ उसका समाजीकरण आगे बढ़ता है। तो परिवार एवं मित्र मंडली, ये 2 चीज़ें जो है वो प्राथमिक कारक कहलाते हैं। जबकि द्वितीयक कारक में अब बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, 6 वर्ष की आयु में पहुंचा, उसके बाद वह विद्यालय जा रहा है, अपने आस पड़ोस में घूम रहा है, समाज में घूम रहा है, समुदाय में जा रहा है, तो अब वहाँ पे उसका द्वितीयक समाजीकरण होता है, यानी कि प्रत्यक्ष समाजीकरण के बाद द्वितीयक समाजीकरण होता है। तो इस प्रकार से समाजीकरण के 2 कारक होते हैं, प्राथमिक कारक और द्वितीय कारक, याद रखेंगे। द्वितीय कारक के अंतर्गत आ जाएंगे पड़ोस, विद्यालय, समुदाय, समाज इत्यादि। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन समाजीकरण का द्वितीय कारक नहीं है। तो विद्यालय है, परिवार नहीं है, पड़ोस है, समुदाय है। तो हमारा ऑप्शन होगा तीसरा, केवल बी, यानी कि केवल परिवार यहाँ पे द्वितीय कारक नहीं है, क्योंकि परिवार प्राथमिक कारक है, बाकी सभी द्वितीय कारक हैं। क्लियर? अगला सवाल देख ले। इनमें से कौन समाजीकरण का द्वितीय कारक है? उसी सवाल को यहाँ पे डाला गया है। और द्वितीय कारक के रूप में कौन कौन से होंगे? तो विद्यालय, पड़ोस और समुदाय, ए, सी एवं डी। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो आज का ये क्लास हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। 30 सवालों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, और आगे भी क्लासेस आएंगे और आगे भी सवाल इसी प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे डिटेल एनालिसिस के साथ। और उम्मीद है कि आज के इस क्लास में आप लोगों को चीज़ों को समझने का अच्छा अवसर मिला, आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। तो अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा है, ताकि आगे भी कंटिन्यू इस वीडियो को, इस सीरीज़ को जारी रखा जा सके। और आपकी पूरी तैयारी के दौरान, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी तैयारी के लिए इसी प्रकार से मैं वीडियो लाता रहूं। तो आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन होगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं और आप सभी देखने वाले भी हमारे सभी अग्रज शिक्षक ही हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे भी आपकी तैयारी के लिए इसी प्रकार से मटेरियल लाते रहें। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।